इस चैप्टर में हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में जानेंगे। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। 1857 का विद्रोह काफ़ी पॉपुलर है, एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर है 1857 का विद्रोह। आप में से जो लोग भी आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, और अगर आप हो सके तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। मैं आपको ये बताऊं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एनसीईआरटी की वीडियो भी हम डाल देंगे, एनसीईआरटी की भी वीडियो है, और साथ साथ में आप एमसीक्यू है और पूरी कोर्स है हिस्ट्री की, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं जैसे आईएएस पीसीएस और नेट के अलावा, उनके लिए ये सफिशिएंट है, जैसे ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, टीटी, बीएड, एलटी, इन सब के लिए। तो चलिए देखते हैं 1857 का विद्रोह, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहलाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने कहा, तो ये सवाल आपके लिए है कि भारतीय स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को किसने कहा। इसका उत्तर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। कहाँ? दमदम, अंबाला और सियालकोट। दमदम बंगाल में, अंबाला पंजाब में, सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब में है। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण यहाँ पे बताया जा रहा है। हालांकि सारे कारण हैं, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, शैक्षणिक कारण है, धार्मिक कारण है, तो लेकिन ये तात्कालिक कारण का विश्लेषण किया जा रहा है, क्योंकि यही कारण जो है विद्रोह का एक मतलब कहिए कि निर्णय था विद्रोही होने का, चर्बी लगे कारतूस। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। अब ये क्वेश्चन बना, तात्कालिक कारण बना, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो इनमें जितने भी पॉइंट है जिसको मैं नोटिस कर रहा हूँ उसको आप ज़रूर याद कर लीजिए, एक एक पॉइंट आप याद कीजिए। जितने भी नोट्स आप देख रहे हैं, पूरी आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, सारी नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे आपको इसी फॉर्म में। तो उसको आप एक एक बिंदु को जहाँ जहाँ हमने टिक लगाया है, नोटिस किया है, अंडरलाइन किया, उसको आप याद करेंगे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। ये रेजिमेंट है, तो बहरहाल ये मिस्टेक है, उससे मतलब नहीं है आपको। यहाँ पे आपका जो है मिस्टेक को आप सही कर लें। तो यहाँ पे 29 मार्च 1857 की घटना, बैरकपुर, मंगल पांडे ने इसको इनकार कर दिया था, इस कारतूस को जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था, चर्बी वाले कारतूस को, कि इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये छुटपुट घटना होती रही 1857 से पहले। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण ब्राउन बेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग था, जिसकी गोली के खोल में गाय तथा सुअर की चर्बी लगी होती थी तथा कारतूसों को प्रयोग से पहले दांत से खींचना पड़ता था। इसका धार्मिक भावना आहत हुई। क्या हुआ? धार्मिक भावना इससे आहत हुई। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से
नेटिव सिपाही थे वो। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारी सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी तथा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर ली, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी गई। अब ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, किसकी हत्या की। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिक जेल से अपने साथियों को छुड़ाकर दिल्ली पहुंचे तथा 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता बना दिया। दिल्ली पर अधिकार के बाद बख्त खां को सैन्य समिति का प्रमुख बनाया गया। बख्त खां और बहादुर शाह द्वितीय। अब देखिए 10 मई 1857 की तारीख है, मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह, ये है असल, ठीक है। आगे बढ़िए। लखनऊ में 4 जून को प्रारंभ हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। लखनऊ में विद्रोहियों ने वहां के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को मार दिया। 5 जून को कानपुर में शुरू हुए विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने कहाँ किया? कानपुर में। धोंदू पंथ भी कहते हैं इसको, उनका जो निक नेम है नाना साहब, जिसमें तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव, झांसी में विधवा लक्ष्मीबाई ने किया। गंगाधर राव की विधवा, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, किन की विधवा थी? रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की। अधिकारी यूरोप से लड़ते हुए 17 जून 1856 को लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। 17 जून 1800 यहाँ पे 57 होगा। तो ह्यूरोज है ये, ह्यूरोज से लड़ते हुए। और उस समय ये भी कहा गया था कि इन सारे लोगों में जो एक मर्द नज़र आती है उसका नाम है, वो उसी के बारे में बताया गया था, लक्ष्मीबाई के बारे में। तो खैर ये जो छोटी मोटी एरर है इसको आप इरेडिकेट खुद कर लीजिए, ये तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ये चीज़ें होती रहती है हर किताब में। तो चलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में लियाकत अली, अब ये याद करना है, मिलाने वाला आ जाता है। जगदीशपुर में सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, तब बरेली में खान बहादुर खान। डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के तहत, अब ये महत्वपूर्ण है, डलहौजी ने पहले भी बताया गया था, व्यापक मतलब इसको हड़प नीति भी कहते हैं, के तहत सतारा, जैतपुर एवं संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब मैं आपको ये बताऊं कि क्वेश्चन कैसे आता है, आप ये समझिए। अब व्यापक सिद्धांत के तहत क्वेश्चन आ जाएगा, सतारा को कब मिलाया गया 1848 में, संबलपुर को कब मिलाया गया, उदयपुर को कब मिलाया गया, झांसी तो बहुत महत्वपूर्ण है 1853 में, तभी उसकी लड़ाई झांसी की रानी लड़ रही थी, नागपुर को 1854 में मिलाएगा। इतना याद करना पड़ता है, कंपटीशन है भाई। आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह को लॉरेंस, सील, मॉलेसन, ट्रेविलियन एंड होम्स से पूर्णतः सिपाही विद्रोह, इन लोगों ने सिपाही विद्रोह कहा। आउटरम एंड टेलम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, आउटरम ने कहा और टेलर ने कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। टी.आर. ह्यूज नेता एवं सभ्यता के बीच युद्ध, और डिजराइली ने सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। वी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पहली बार किया था शुरू में, तो वी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। 1856 के धार्मिक अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को पैतृक संपत्ति का हकदार माना जाता था, उन्हें ही नौकरियों में सुविधा मिलती थी। ये नियम बना दिया था, इससे भी लोग खफा थे। उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने विद्रोह किया। गंजाम में सावरों ने राधा कृष्ण दानसेन के नेत्राल की मेडी में विद्रोह किया। गंजाम में सावरों ने, ठीक है। आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया, ध्यान रहे, जिसके अनुसार भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत के राज्य सचिव को चलाना था। ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से भारत के राज्य सचिव। पहले
कौन चलाता था? पहले चलाता था कंपनी, अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आ गया शासन। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद या इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। विद्रोह के पश्चात सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन सेना के पुनर्गठन के लिए, जिसके सुझावों के आधार पर सेना में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 कर दिया गया। पहले यह अनुपात ज़्यादा था, ठीक है। अब भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है यूरोपीय और यूरोपीय 1, भारतीय 2, 1:2 हो गया। अब पहले ये गुजर चुका है, ये अनुपात ज़्यादा था क्योंकि विश्वास था, लेकिन विश्वास टूटा 1857 के विद्रोह में, तो अंग्रेजों की संख्या बढ़ गई। बम्बई तथा मद्रास में यह अनुपात 1:3 कर दिया गया। ये अनुपात है, ध्यान रहे, 1:2 और 1:3। विद्रोह के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी घोषणा पत्र में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों को साम्राज्य में नहीं मिलाएगी तथा पूर्व के समझौतों का सम्मान करेगी। गोद लेने की प्रथा को स्वीकृति प्रदान की गई। समझा? गोद लेना, जैसे किसी को अगर मान लो पुत्र नहीं होता था तो वो गोद नहीं लेते थे, उसको हड़प लेते थे। तो अब ये कहा गया कि हम हड़पेंगे नहीं, जो हड़प नीति थी डलहौजी की। ये सारी चीज़ें 1857 के असल में मेन कारण ये था कि सारे राज्यों को अंग्रेज जो है हड़प रहे थे, और सारे जो छोटी छोटी रियासत थी उसके राजा थे वो विद्रोही हो गए, खफा हो गए। और अब इनके विद्रोह को शांत करने के लिए उन्होंने ये स्वीकृति दी कि गोद लेने की प्रथा चलेगी और हड़प नीति नहीं होगी। 1857 के विद्रोह को प्रसिद्ध कवि गालिब ने देखा था। इनकी मृत्यु 1860 में हुई। 1857 का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण था, सबसे प्रमुख कारण नहीं थे। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी था, समझिए। उससे पहले जो है ना भड़क रही थी ज्वाला। समस्त विस्फोटक पदार्थों में जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्र हुए थे, जो हमने आपको पहले बताया था, आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। ये 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया, खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई, अपने साथियों को मुक्त करवाकर ये लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कब किया अधिकार? इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ये भी महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया तथा रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम मणिकर्णिका, बहुत महत्वपूर्ण है ये, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता को मरणोपरांत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से कर दिया गया। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई
तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए ये फिर आ गया। तो ये अगर 2 बार रिपीट होता है तो कोई बात नहीं है, असल मकसद है आपको याद होना। 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। इसी की बात मैं कर रहा था पीछे। तो उनको मर्द कहा, किसने कहा? ह्यूरोज ने कहा। ये स्टेटमेंट भी आ जाते हैं क्वेश्चन। लखनऊ में यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पसंख्यक बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। सबने अपने अपने अल्पसंख्यक बेटे या कहीं दत्तक पुत्र को जो नवाब घोषित किया, उससे अंग्रेज जो है ना बहाना बना करके अपने राज्य में मिला लिया। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ का पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना धोंदो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। वे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया। इन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। किनको? अजीमुल्ला खान को। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है तात्या टोपे को। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जिनका जन्म महाराष्ट्र के योला में गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया। वो कैंप में सो रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुर लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। तात्या टोपे की बात हो रही है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले बिहार के सिंह के तत्काल शाहाबाद जिला भोजपुर जगदीशपुर से संबंधित हो। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम फांसी दे दी गई। कंपेश्वर सिंह को राजा घोषित किया गया। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठाकुर कुशल सिंह ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे, पर वो फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफ़ी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था मौलवी अहमदुल्ला के लिए। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में, मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोही में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही
बिस्तर गोल करना होगा, यानी सिंधिया लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका था। मैं आपको ये बताऊं, शिक्षित वर्ग इसके क्या करे लपेट में था। जनता थी, स्त्रियां भी थी, क्या खास तौर से उच्च वर्ग के लोग थे जो राजा महाराजा थे जिस पे अंग्रेजों ने अटैक किया था, उनका ज़्यादा संबंध था। ये दक्षिणी भारत और पूर्वी पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैला था। जैसे उत्तर पूर्वी भाग में आमतौर पे, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला और जिंद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की। इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा, किन किन लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बाँध की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा लेता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली। ब्रिटिश महासागर में असफलता के प्रमुख कारण, शिक्षित वर्ग भी 1857 के विद्रोह से दूर रहा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को तत्कालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पामर्स्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पामर्स्टन प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 58 तथा 59 से 65 था। पामर्स्टन 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई और उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो अनुशासित सेना को बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगठित विचारधारा, ये सब नहीं था। अनुशासन की कमी थी, योजना नहीं थी, केंद्रीय संगठन की कमी थी। ये सब मेंस में काम आता है और आजकल क्वेश्चन आ रहा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, उसमें भी काम आता है। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने क्रम में 14 सितंबर 1857 को अधिकार कर लिया। जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक, सर जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह के हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि ये मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जनरल लॉरेंस और सीले के अनुसार ये केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। अब ये सारे पॉइंट को आपको याद करना है क्योंकि कई बार स्टेटमेंट दे देते हैं। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार, बहुत महत्वपूर्ण है,
सुरेंद्र नाथ सेन थे, SN सेन, जिनकी पुस्तक 1857 1957 में प्रकाशित हुई। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाबे बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। भारत सरकार द्वारा RC मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने ये कार्य करने से इनकार कर दिया। अपनी पुस्तक भारतीय स्क्वायर इंडियन स्क्वायर म्यूटिनी एंड द रिपेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगाई गई। लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग किया गया। अब विजय बंद हो गया, ठीक है, और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। जिन जिन वजह से ये चीज़ें हो रही थी विद्रोह, उसको बंद कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया। यहाँ से जाति और धर्म का खेल शुरू हो गया, बांटो और राज करो, क्योंकि वो देख रहे थे कि जब तक हिंदुस्तानियों को बांटेंगे नहीं, यहाँ राज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक हो जा रहे हैं। आपको बता दें 1857 के विद्रोह से पहले हिंदू मुसलमान को कितनी भी लड़ाने की कोशिश की गई, वो लड़ते नहीं थे आपस में, भाई भाई मानते थे। लेकिन 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने इस नीति को अपनाया कि बांटो और राज करो, और पूरे भारत को जाति, समुदाय, धर्म में बांट दिया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटकर 1,40,000 कर दी गई। क्यों की गई? क्योंकि यही सैनिक 1857 के विद्रोह में भारत की तरफ से शामिल थे, तो सैनिकों की संख्या को कम कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 अनुपात था, जबकि मद्रास और मुंबई में 1:3 था। ये पहले भी बता चुके हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। यानी गोरखा, सिख, जिन लोगों ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार को सहयोग दिया था, उनको लेना शुरू कर दिया था। तो ये रहा कुल मिला करके। और इसी के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि हर एक पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है, उसको आप लिख लेंगे, और साथ साथ में हर एक पॉइंट को आप याद करें, बार बार सुने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टोटल NCERT की वीडियो भी डाल देंगे, आप उसको भी लिखेंगे। और पूरी सीरीज़ है हिस्ट्री की, हड़प्पा सभ्यता से लेके आधुनिक काल तक, उसको भी लिखेंगे। MCQ है, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सफिशिएंट है ये कोर्स। क्योंकि इसमें हमने इतना कंटेंट दे दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम देखेंगे। 1857 के विद्रोह के साथ अन्य आंदोलन भी जुड़े हुए हैं। अन्य आंदोलन उसकी पृष्ठभूमि में था, उससे पहले, उसके बाद भी कई आंदोलन हुए, उसको देखेंगे।